चलिए आप सभी साथियों का आज के लाइव सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी से अनुरोध है कि अपना माइक्रोफोन सेशन के दौरान ऑफ रखें और ये ऑनलाइन सेशन को आप लोगों को सीखना होगा क्योंकि आने वाला ज़माना पूरा टेक्नोलॉजी का है और बदलाव जीवन का एक हिस्सा है। मैं तो बोलता हूँ जीवन ही बदलाव है। तो बदलाव जीवन का हिस्सा है और जीवन ही बदलाव का किस्सा है। तो हमें बदलते रहना चाहिए। समय एक जैसा नहीं रहता। आज न होगा कल के जैसा, कल न होगा आज के जैसा। पल पल में परिवर्तन है, पल पल के जैसा। तो मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है। ये पीपीटी आपको क्लियर विजिबल है। तो ज़रा चैट बॉक्स का इस्तेमाल करके ज़रा कंफर्म कर दीजिए या कोई साथी माइक्रोफोन ऑन करके बता दीजिए कि सर सब चीज़ सही है। तो हम सेशन की शुरुआत करेंगे। जी सर, सब सही है सर। सही है। ओके सर। किसकी आवाज़ है? मैं संदीप झा। चलिए संदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और असीम रॉय जी। और आप लोग चैट बॉक्स का इस्तेमाल करेंगे तो हम लोग बेहतर तरीके से सीख पाएंगे क्योंकि पूरा जीवन जो है ना वो स्पर्धा है। प्रतिस्पर्धा एक जीवन का जो हमारे साथ साथ उसका रिश्ता है प्रतिस्पर्धा का। जब हम ब्रांच में काम करते हैं तो स्पर्धा है। जब हम सामाजिक जीवन में रहते हैं तो भी प्रतिस्पर्धा है। जब हम व्यवसायिक जीवन में रहते हैं तो भी प्रतिस्पर्धा है। जब हम सांसारिक जीवन में रहते हैं तो भी प्रतिस्पर्धा है। मतलब अगर हम यहाँ जीवन लिए हैं तो हमें बेहतर से बेहतर करना है। आप सभी मेरी बात से एग्री कर रहे होंगे। अगर मेरी बात अब तक पहुँच रही है तो चैट बॉक्स में थम्स अप कर दीजिए क्योंकि जीवन प्रतिस्पर्धा का हिस्सा है। तो इस प्रतिस्पर्धा में हमें क्या होता है अखिलेश जी कि बेहतर से बेहतर करना है। और उस बेहतर से बेहतर करने के लिए हमको समय देना पड़ता है, कंसंट्रेशन देना पड़ता है। जो चीज़ हमारे आसपास हो रही है उस पर निगरानी रखनी होती है। जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, जो नया ज्ञान आ रहा है उसको बढ़ाना होता है। तो सभी साथी जो हैं होनहार साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। 25 साथियों का जुड़ाव हो चुका है। हम सेशन की शुरुआत करते हैं। और आज का सेशन जो है स्पेशली जो है हमारे सब स्टाफ टू जो क्लरिकल में पंजाब नेशनल बैंक के साथियों के लिए है। और ये जो सवाल हम यहाँ पर चर्चा करेंगे वो सवाल प्रतीकात्मक हैं। आपको तैयारी तो उससे ज़्यादा करनी है। मैं एक दिशा दिखाता हूँ, मेहनत आपको करनी होती है। और जब इस सवालों को चर्चा करते हैं हम लोग तो आपके मन मस्तिष्क में वो सवाल छप जाता है। उसको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप लोग देखिए, जब बचपन से 5 साल तक हमने सबसे ज़्यादा सुना है अपनी कान से सुना है। तो इसी तरह ध्यानपूर्वक सुनिए, आप एकाग्रता के साथ सुनिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। और दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर ट्रेंड की बात हो रही है। अभी बहुत सारे साथी बोल रहे हैं सर आप पंजाब नेशनल बैंक के लिए सेशन नहीं कर रहे हैं, कैनरा बैंक और जो दूसरे जो यूको बैंक के लिए कर रहे हैं, और भी जो रिकॉल क्वेश्चन करते हैं। आप यकीन मानिए मेरे, अगर रिकॉल क्वेश्चन को आप देखेंगे तो आपके 30 से 40 क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएंगे। मतलब जो भी अभी पिछले 7-8 महीने में जो रिकॉल क्वेश्चन हुए हैं, अगर आप उनको देख लेते हैं, चाहे वो 0 to 1 का हो, सब स्टाफ टू क्लर्क का हो, या 1 to 2 का, आपको 0 to 1 और 1 to 2 तक अगर रिकॉल क्वेश्चन देख लेते हैं तो आपको 40 मार्क्स ऐसे ही मिल जाएंगे बिना मेहनत किए, बिना पढ़े उस टॉपिक को पूरा। क्योंकि आईबीपीएस का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है कि उनके पास एक डिजिटल बॉक्स है। जिस तरह हमारे पास केस रखने के लिए तिजोरी है ना, ठीक उसी तरह आईबीपीएस के पास एक डिजिटल बॉक्स है। उस डिजिटल बॉक्स में वो क्या करते हैं, 1000 क्वेश्चन 1500 क्वेश्चन डाल देते हैं और वहीं पर से वो क्वेश्चन जो है वो रैंडम तरीके से रोबोट जो है एग्ज़ाम बाय एग्ज़ाम उनको लाता है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को सलाह दूंगा कि जो भी रिकॉर्ड क्वेश्चन हुए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आप अगर 100 क्वेश्चन को देखेंगे तो 40% जो सवाल हैं वो रिपीट होते हैं हूबहू शब्दशः। तो आज मैंने कोशिश किया है कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन आपके साथ साझा करूं और उनका डिस्क्रिप्शन भी हम लोग करते जाएंगे। बाद में आप लोग तैयारी जो है करते रहेंगे। तो आज के सेशन का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। देखिए सवाल नंबर पहला है, वर्तमान में जो सेवा कर है मैं अधिभार कितना है। मतलब जो सर्विस टैक्स है उस पर अधिभार, सरचार्ज बोलते हैं उसको, कितना परसेंट है। सर्विस टैक्स पर जो सरचार्ज है वो कितना परसेंट है। आपके ऑप्शन है 10%, 12%, 12.36%, 10.30%। आप इस में अगर आपको आंसर पता है तो आप चैट बॉक्स का इस्तेमाल करके आप आंसर टाइप कर सकते हैं और इस सेशन में भाग ले सकते हैं।
चैट बॉक्स आप ओपन रखिए और चैट बॉक्स में आप टाइप करके इस सेशन का भाग ले सकते हैं। सवाल पूछा गया है वर्तमान में जो सर्विस टैक्स है उस पर जो सरचार्ज कितना है, और किसी भी साथी का कमेंट ही नहीं आ रहा है। तो मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है? हैं, पहुंच रही? अरविंद कुमार जी, यस आया अरविंद कुमार जी का। तो यहाँ पर अरविंद कुमार जी ने यहाँ पर कमेंट किया है, और बाकी जो साथी हैं चैट बॉक्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसका सही उत्तर है वो 10% है। एक्चुअल में ये पहले क्या था, 12% था। यस पूजा जी, वेरी नाइस। ये पहले 12% था, लेकिन आर्थिक मंदी को देखते हुए ये सरचार्ज को जो है कम किया गया है 10%। तो इसका सही उत्तर होगा ये 10%। इसका सही उत्तर होगा 10%। टैक्सेस में बहुत रिबेट किए गए हैं जो अभी महामारी को देखते हुए। तो इसी से जुड़ा हुआ अगर कोई भी सवाल, इसलिए मैं यहाँ पर लिया हूँ क्योंकि टैक्सेस से जुड़े हुए जो चीज़ें हैं आपको उसको एक नज़र देखने की ज़रूरत है, क्योंकि टैक्स में रिबेट हुआ है। जैसे अगर टीडीएस रिलेटेड भी चीज़ें देखेंगे तो उसमें भी रिलैक्सेशन हुआ है, और जो इनकम टैक्स होता है उसमें भी रिलैक्सेशन हुआ है। तो 25% का रिलैक्सेशन हुआ है। उसके सारे जो समरी है, समरी भी मैं आप लोगों को पर्सनली जो है व्हाट्सएप के माध्यम से दे दूंगा, लेकिन उसमें जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आप उसको नोट कर लेंगे और उसको ध्यान रखे रहेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। एक लिमिटेड कंपनी को दिए गए कार ऋण के लिए चार्ज दर्ज कराया जाता है। मतलब अगर पर्सनल व्यक्ति को अगर हम कार लोन देते हैं तो जो चार्ज दर्ज कराना होता है, जो सिक्योरिटी चार्ज क्रिएट करना होता है वो अलग होता है। लेकिन यहाँ पर सवाल पूछा गया है, अगर बैंक ने किसी लिमिटेड कंपनी को कार फाइनेंस किया है, कार लोन दिया है, तो कौन से चार्ज होंगे? केवल कंपनी रजिस्टर होगा, केवल आरटीओ होगा, या बोथ होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा? देखिए यहाँ पर हमारे एक साथी का कमेंट आंसर आया है, बहुत सही राजू कुमार जी। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा बोथ। अगर व्यक्तिगत कोई व्यक्ति विशेष को अगर लोन देते तो केवल आरटीओ में रजिस्टर करते, लेकिन जब कंपनी को लोन देते हैं तो वहाँ पर कंपनी रजिस्ट्रार में भी उसका चार्ज दर्ज करना पड़ता है और आरटीओ में तो करना ही पड़ेगा। तो बोथ यहाँ पर बोथ सही है। मैं आपको यहाँ पर एक फार्मूला बता रहा हूँ। ये IBPS का अगर पिछले 2 सालों का ट्रेंड देखा जाए तो एक समरी के तौर पर देख लीजिए, अगर ऑल ऑफ द एबव ऑप्शन में है, ऑल ऑफ द एबव ऑप्शन में है, तो उसका जो एक्यूरेसी रेट होता है वो 95 से 99% होता है। मतलब अगर किसी में अगर ऑल ऑफ द एबव है तो उसको क्वेश्चन को बिना पढ़े टिक कर दीजिए, बिना पढ़े टिक कर दीजिए। उसका एक्यूरेसी रेट बहुत ज़्यादा है, 95% से 99% वो सही होता है। और अगर किसी ऑप्शन में दोनों हैं, बोथ ए एंड बी, बोथ सी एंड डी है, तो वो ऑप्शन जो है वो 90 to 95% सही होता है। और एक चीज़ और देखा गया है, अगर 100 क्वेश्चन पूछे गए हैं तो 100 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन के जो आंसर होते हैं वो सी होते हैं। अगर आप 100 क्वेश्चन को आंख बंद करके सी मारेंगे तो भी 40 नंबर आपके आ जाएंगे। कहने का तात्पर्य ये है, वैसे करना वैसा नहीं है, लेकिन मेरा जो ट्रेंड बता रहा हूँ कि अगर 100 क्वेश्चन है, अगर आप उसको सी करेंगे तो 40 सही होते हैं। तो ये 3 चीज़ें, पहला अगर ऑल ऑफ द अबव है तो 95% से 99% एक्यूरेसी होता है, और अगर बोथ ए एंड बी हैं तो वो 90% से 95% सही होता है, और सी जो है 40% सही होता है। और एक होता है जो नन लिखा रहता है, इनमें से कोई नहीं, और इनमें से कोई नहीं जो है वो होता है इनमें से कोई नहीं, वो केवल 5 से 10% सही होता है। तो ये आपको एक ट्रेंड पता चल गया, और इसका हमारे जो साथी हैं एग्ज़ाम्स में भरपूर उपयोग कर रहे हैं और उनको सफलता भी मिल रही है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की, और अगला सवाल आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। इस सवाल का जवाब मैं आप लोगों से चाहूँगा कि पंजाब नेशनल बैंक रक्षाकर्मी बचत खाता का स्कीम कोड निम्नलिखित में से कौन सा है? देखिए आप जो इस एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं उसमें आपको CBS मीनू से रिलेटेड सवाल आएंगे, तो आप लोग को इस चीज़ें जो हैं अध्ययन करना होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द स्कीम कोड ऑफ PNB रक्षाकर्मी सेविंग अकाउंट? तो रक्षाकर्मी सेविंग अकाउंट के लिए पंजाब नेशनल बैंक में जो कोड है, स्कीम कोड पूछा गया है, और ऑप्शन दिए हैं SBSPS, SBDPS, SBPPS, SBRPS। तो आपको प्रोडक्ट्स रिलेटेड जो हैं बहुत सारे जो प्रोडक्ट हैं आपके,
और इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट हैं उनको पढ़ने होंगे। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर है बी, एसपी, एसबी, डीपीएस, बी इसका सही उत्तर है। पवन जी, संदीप जी ने बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं। और आप लोग भी इसको चैट बॉक्स के माध्यम से करते रहिए। और एक चीज़ और भी एग्ज़ाम में ध्यान देने की बात है, बहुत सारे साथियों का तजुर्बे के आधार पर मैं बता रहा हूँ, वो आपको बहुत फास्टली क्वेश्चन पढ़ना है। यहाँ तो मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, तो आप सोचिए एक क्वेश्चन को 1 मिनट लगता है। अगर मैं 30 क्वेश्चन डिस्कस करूँ और कोई दूसरी बातें ना करूँ तो 30 मिनट में हो जाता है, लेकिन वहाँ पर आपको 30 सेकेंड लगाना है, एक क्वेश्चन को 30 सेकेंड। तो जिस तरह आप टेस्ट देते हैं उसी तरह भी आपको घर में एक या दो, सुबह एक टेस्ट करना है टाइमर लगा के और शाम को एक टेस्ट करना है टाइमर लगा के। आपको जो लॉगिन सेक्शन दिया हूँ, लॉगिन सेक्शन में 400 मॉक टेस्ट हैं, 400 मॉक टेस्ट डले हुए हैं। हो सकता है डिफरेंट डिफरेंट बैंक के हों, लेकिन जनरल बैंक के भी सवाल हैं, तो आप प्रैक्टिस के तौर पे उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। टाइमर लगा के आप कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आपकी दक्षता कितनी है, आप 1 मिनट में कितने सवाल पढ़ पा रहे हैं, उसको कितना उत्तर दे पा रहे हैं। क्योंकि ये अभ्यास आप यहाँ पर नहीं करते हैं और एग्ज़ाम के दिन जाते हैं तो कई साथी बोलते हैं सर मैं 15 सवाल देख ही नहीं पाया। मैं 25-25 सवाल देख नहीं पाते हैं, बताइए कितना नुकसान होता है। 25 सवाल देख नहीं पाते हैं, कई लोग सबमिट करने नहीं पाते हैं, सेव नहीं कर पाते हैं, रिव्यू के लिए छोड़ देते हैं, जबकि वहाँ पर समय रहता नहीं कोई चीज़ छोड़ने के लिए, है ना। अब अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। अगला सवाल आप देखिए, अगला सवाल है पीएनबी रक्षाकर्मी बचत खाते में एटीएम से एक दिन में कितनी राशि निकाली जा सकती है। पीएनबी रक्षाकर्मी बचत खाते में एटीएम से एक दिन में कितनी राशि निकाली जा सकती है। ऑप्शन है 15,000, 25,000, 35,000, 50,000। यहाँ पर सवाल पूछा गया है पंजाब नेशनल बैंक के स्पेसिफिक जो रक्षाकर्मी बचत खाते में एटीएम से एक दिन में कितनी राशि निकाली जा सकती है। और जो डिजिटल ट्रांजैक्शन है, इस सवाल से मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपके बैंक में जितने भी डिजिटल प्रोडक्ट हैं, जैसे एटीएम है तो रुपए एटीएम कार्ड से कितना निकाल सकते हैं, प्लेटिनम कार्ड से कितना निकाले जा सकते हैं, और स्कीम वाइज जो पॉपुलर स्कीम्स हैं उनके डिजिटल ट्रांजैक्शन के नेट बैंकिंग से कितना कर सकते हैं, एमपीएस से कितना कर सकते हैं, मोबाइल बैंकिंग से कितना कर सकते हैं। ये जो अपर लिमिट है ये आपको डायरी में लिखना ही पड़ेगा और आपके प्रोडक्ट वाइज लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर पूछा गया एटीएम से कितना निकाल सकते हैं और इसका सही उत्तर है एटीएम से निकाल सकते हैं 50,000। यहाँ से जो पीएनबी रक्षाकर्मी बचत खाते में एटीएम से एक दिन में 50,000 निकाले जा सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। सवाल नंबर 5 देखिए आपकी स्क्रीन पर है। तो कोई साथी जो हैं प्रेजेंटेशन जो है ऑन कर दिए हैं, इसी वजह से यहाँ का प्रेजेंटेशन गायब हो गया। कोई बात नहीं, मैं भी ठीक कर लेता हूँ। आप लोग प्रेजेंट बटन को मत दबाइएगा। अब आ गया। चलिए तो यहाँ पर हम चर्चा किए थे कि पंजाब नेशनल बैंक रक्षाकर्मी बचत खाते में एटीएम से एक दिन में कितनी राशि निकाली जा सकती है। उसका सही उत्तर है 50,000। अब चर्चा करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। एक सामान्य बचत खाते में बिना किसी प्रभार के कितने चेक एक वर्ष में जारी किए जाते हैं। एक सामान्य बचत खाता है, उसमें एक साल में बिना किसी चार्ज के कितने जो चेक जारी कर सकते हैं, ये सवाल है आपका। और आपके सामान्य बचत खाते से जुड़ा हुआ है 20, 40, 60, 100 ये है। तो आप इसका जो है एक सामान्य बचत खाते में कितने चेक एक वर्ष में जारी किए जा सकते हैं लीव, और इसका सही उत्तर है 40 लीव्स जारी किए जा सकते हैं। इसका सही उत्तर है। चलिए अब चर्चा करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। सवाल नंबर 6 आपके स्क्रीन पर है। बचत खाता खोलने के लिए बैंक द्वारा कितनी फ़ीस ली जाती है। अब बताइए बचत खाता खोलने के लिए बैंक द्वारा कितनी फ़ीस ली जाती है। 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये या कुछ नहीं। तो बहुत बढ़िया, ऐसे सवाल भी आ सकते हैं और बिल्कुल आएंगे, है ना। जिस तरह पूछा जाता है आरटीआई में अगर बिलो पॉवर्टी लाइन है तो कितना फ़ीस लिया जा सकता है, ऐसे पूछे जाते हैं। तो आप लोग जो है इसको भी देखिएगा। किसी साथी का माइक्रोफोन ऑन है, उसको ज़रा बंद कर दीजिएगा।
संदीप जी का है, माइक्रोफोन ऑन है। संदीप जी माइक्रोफोन ऑफ कर दीजिएगा, आपका माइक ऑन है तो आवाज़ आ रही है आपकी, है ना। चलिए हम बात कर रहे थे बचत खाता खोलने के लिए कितनी फ़ीस ली जाती है, और इसका जो सही उत्तर है किसी भी प्रकार का शुल्क जो है नहीं लिया जाता है, कोई भी फीस नहीं है। अब बढ़ते हैं आज के सेशन के अगले सवाल की, और अगला सवाल आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। नामांकन अधिनियम के तहत एक संयुक्त खाते में कितने व्यक्तियों का नामांकन किया जा सकता है? मतलब एक अगर जॉइंट अकाउंट है तो जॉइंट अकाउंट में कितने व्यक्तियों का नामांकन किया जाता है? और आपके ऑप्शन है, एक किया जा सकता है, दो किया जा सकता है, तीन किया जा सकता है, या जितने धारक हैं उतने किए जा सकते हैं। यहाँ पर नॉमिनेशन से जुड़ा हुआ सवाल है, तो नॉमिनेशन से जुड़ा हुआ एक छोटा सा वीडियो मेरा है, उसको आप देख लीजिएगा। अगर नामांकन अधिनियम के तहत देखा जाए तो संयुक्त खाते में केवल एक ही व्यक्ति को नॉमिनेशन किया जाता है। कई बार ये सवाल पूछा जाता है नॉमिनेशन फैसिलिटी किस में अवेलेबल है, तो नॉमिनेशन फैसिलिटी जमा खातों पे अवेलेबल है, सेफ कस्टडी पे अवेलेबल है, और सेफ डिपॉजिट लॉकर पे अवेलेबल है। ये भी सवाल आपके लिए इम्पोर्टेंट है, पूछा जाएगा कि नॉमिनेशन फैसिलिटी जो है किस पर अवेलेबल है, तो जमा खातों पे है, सेफ कस्टडी पर है, सेफ डिपॉजिट लॉकर पर है, और ऑप्शन दिया रहेगा लोन खातों पर है, या उपयुक्त सभी। तो आप बोलेगा इन लोन खाता को छोड़ के बाकी सब में है। चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिकतम कितने रुपए का नोट जारी कर सकता है? ये सवाल है, देखिए ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है कि भारतीय रिजर्व बैंक जो है अधिकतम कितने रुपए के नोट जारी कर सकते हैं? 1000, 5000, 10,000 या इनमें से कोई नहीं? तो जी हाँ, भारतीय रिजर्व बैंक अधिकतम जो है वो 10,000, बहुत बढ़िया राजू जी, 10,000 के नोट अधिकतम जारी करने की शक्तियाँ प्राप्त हैं उनको, भारतीय रिजर्व बैंक को। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। भारतीय बैंकिंग अधिनियम 1949 के तहत बैंक दर, जो बैंक का रेट है, बैंक रेट जिस पर बैंकों को ऋण दिया जाता है, बैंक रेट, उसका वर्तमान में जो दर है वो कितना है, ये पूछा गया है, बैंक रेट करंट। और ये जो रेट है एक्चुअल में मॉनेटरी पॉलिसी जो होते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी के तहत चेंज किए जाते हैं। और बैंक रेट यहाँ पर ऑप्शन तो सारे गलत हैं, नन आने चाहिए। बैंक रेट करंट जो है वो अभी करंट रेट अगर आरबीआई का देखा जाए, मैं अभी आपको बताऊंगा कि अभी पिछले एग्ज़ाम जो 13 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें रेपो रेट पूछा गया है, फिर उसमें CRR भी पूछा गया है, तो बैंक रेट के बारे में, फिर सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के इंटरेस्ट रेट पूछे गए हैं। तो इम्पोर्टेंट तो अभी बैंक रेट है ना। ये रेट जो हैं आपको देखने हैं, और मैं सारे रेट जो हैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, चिंता की कोई बात नहीं, करंट रेट जो कितने होंगे। और बैंक रेट यहाँ पर ऑप्शन जो है सही नहीं दिया है, तो यहाँ पर अगर ऑप्शन इसका सही रेट है अभी की तारीख में 4.25, इसका सही रेट है, इसका सही है 4.25। इसका सही जो रेट है बैंक रेट है 4.25। तो ये आपसे क्लियर हो गया बैंक रेट। इसमें रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सारे रेट मैं अभी प्रोवाइड करूँगा। अगर इसको देखेंगे कि रिवर्स रेपो रेट अगर देखेंगे, अभी रेपो रेट देखेंगे तो 4% है। अगर रिवर्स रेपो रेट देखेंगे, अगर नोट करना है तो नोट कर सकते हैं। पॉलिसी में रेपो रेट देखेंगे तो 4% है, रिवर्स रेपो रेट 3.35% है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी जो है 4.25% है, और बैंक रेट है 4.25%। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा 4.25%। चलिए अब चर्चा करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर है कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम रेमिटेंस अलाउड टू ए स्टूडेंट फॉर स्टडी पर्पस अब्रॉड फॉर पर एकेडमिक ईयर। यहाँ पर पूछा गया है कि मैक्सिमम रेमिटेंस कितना ले जा सकता है। ये लोन की बात नहीं है राखी जी, लोन के लिए नहीं पूछा गया। लोन के लिए पूछा है तो 20 लाख होगा,
तो यहाँ पर रेमिटेंस पूछा गया है कि मैक्सिमम रेमिटेंस जो है एजुकेशन के लिए कितना होगा विदेश जाने के लिए। तो व्हाट इज़ द मैक्सिमम रेमिटेंस अलाउड फॉर ए स्टूडेंट टू स्टडी पर्पस अब्रॉड फॉर पर एकेडमिक सेशन। और इसका सही उत्तर है, ये भी गलत है। ये एक्चुअल में जो पर एकेडमिक के लिए होता है वो 2,50,000 US डॉलर होता है। लेकिन इससे ज़्यादा भी वो भेज सकते हैं, इससे ज़्यादा भी भेज सकते हैं। सब्जेक्ट टू उनको क्या होना चाहिए, उनके पास एक एस्टीमेट होना चाहिए, उनके पास एस्टीमेट होना चाहिए। तो अगर नॉर्मली यहाँ पर पूछा गया है कि कोई भी नागरिक जो है विदेश जाता है तो कितना एक साल में कितना रुपए जो है ले जा सकता है, वो होता है 2,50,000 US डॉलर ले जा सकता है। और स्क्रीन यहाँ पर गायब हो गया संदीप जी। एक मिनट थोड़ा सा। थोड़ा सा बने रहिएगा साथ में, थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया, मैं उसको कनेक्ट करता हूँ। हाँ, तो मैं बात कर रहा था आपसे कि जो 2,50,000 US डॉलर है वो ले जा सकते हैं। लेकिन अगर कोई एस्टीमेट देता है किसी यूनिवर्सिटी का तो वो उनके लिए एस्टीमेट के आधार पर भी ले जा सकते हैं। अगर लेकिन साधारण तौर से सवाल पूछा गया था तो यहाँ पर होगा वो 2,50,000 होगा। अब एजुकेशन लोन के बारे में अगर सवाल पूछा गया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लग रहा है आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, कि अगर एजुकेशन लोन में पूछा जाए कि कितना जो लोन है वो प्रियॉरिटी सेक्टर का हिस्सा होगा, तो आप लोग इंडिया में जो एजुकेशन देने के लिए प्रियॉरिटी सेक्टर का कितना हिस्सा होगा, तो कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए तब तक कि प्रियॉरिटी सेक्टर के अंदर कंसिडर करने के लिए कितने रुपए जो है वो होगा, कंसिडर किया जाएगा। और लोन जो है वो बहुत सही 20 लाख होगा। दरअसल एजुकेशन लोन में क्या होता है, उसमें एजुकेशन लोन में कोई सीलिंग नहीं है, वो नीड बेस्ड लोन है, कोई सीलिंग नहीं है कि इतना रुपए करना है। लेकिन अगर 20 लाख रुपए तक का लोन है तो प्रियॉरिटी सेक्टर का हिस्सा होगा। अगर विदेश में पढ़ने जा रहे हैं तो भी 20 लाख प्रियॉरिटी सेक्टर का हिस्सा होगा, उससे ज़्यादा जो है नॉन प्रियॉरिटी में आएगा। तो यहाँ पर अगर सवाल एजुकेशन लोन का आएगा तो ये पूछा जाएगा। और आप लोगों को स्क्रीन दिख रहा है क्या? कोई साथी बताएंगे ज़रा, जो पीपीटी स्क्रीन दिख रहा है? नहीं सर, नहीं दिख रहा है। चलिए ठीक है, एक मिनट रुकिए। नहीं सर, नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा है सर, आपको दिख रहा है। जी जी जी। चलिए एक मिनट प्रतीक्षा करिए, मैं स्क्रीन जो है किसी साथी ने प्रेजेंटेशन दबा दिया ना तो वो आउट हो गया, उसको मैं ठीक करता हूँ। आप लोगों ने गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम देख लिया? गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम जो इम्पोर्टेंट चीज़ें आ रही हैं, जैसे प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। एक सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है, एक सवाल प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से आएगा। थोड़ा चैट बॉक्स करके बताइए, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक प्रोग्राम आपने देख लिया? ठीक है। जी 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 सर। अभी डीआरआई स्कीम है जिसके बारे में सवाल पूछा जा रहा है, तो डीआरआई स्कीम भी बहुत इम्पोर्टेंट है ना, उसको भी देखना ज़रूरी है। तो जो भी गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम्स हैं वो, जैसे सबसे इम्पोर्टेंट है एनआरएलएम से जुड़े हुए सवाल बहुत आ रहे हैं, तो एनआरएलएम से भी सवाल आपको करने होंगे। एनआरएलएम का जो नया गाइडलाइन हुआ है, पुराना एनआरएलएम आपको नहीं देखना है। नया एनआरएलएम 18 सितंबर 2020 को जो हुआ है उस पर सवाल आएंगे। उसमें
लिमिट भी बढ़ाया गया और डोजेस के आधार पर उनके नए क्लासिफिकेशन आए हैं DNRLM का, उसको आपको देखना है और एक सवाल उससे आएगा। एक सवाल सोशल सिक्योरिटी स्कीम से आएगा, जैसे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना हो गए, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा हो गए, अटल पेंशन योजना हो गए, सुकन्या समृद्धि योजना हो गए। ये जो स्कीम मैं आप लोगों के साथ चर्चा कर रहा हूँ, ये स्कीम एक एक नंबर आपको देते जाएंगे। फिर सोवरेन गोल्ड बॉन्ड है, वो एक सवाल देंगे। आपके बैंक में, पंजाब नेशनल बैंक में जो गोल्ड लोन की स्कीम्स है, गोल्ड लोन की स्कीम्स है, वो ज़रूर देख लीजिएगा। प्रणव कुमार जी, आप अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन आपका माइक बंद कर दीजिए तो बढ़िया होगा, है ना। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। तो गोल्ड लोन की स्कीम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। गोल्ड लोन ज़रूर आप उसको रीड कर लीजिएगा। क्या रीड करना है? मैक्सिमम गोल्ड लोन कितना होता है, मार्जिन कितना होता है, ये आप गोल्ड लोन में देख लीजिएगा। अगला इम्पोर्टेंट जो है पब्लिक प्रोविडेंट फंड खाते से है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक इम्पोर्टेंट है, उसमें से एक सवाल आएंगे। अगला है RTI एक्ट। RTI एक्ट से एक सवाल आ रहा है। तो सोचिए, अभी मैं अगर 10 टॉपिक आपको बताया हूँ तो 10 नंबर आपको मिलने वाले हैं। अगला है बैंकिंग ओम्बुड्समैन, तो बैंकिंग ओम्बुड्समैन योजना से एक सवाल आएगा। अगला इम्पोर्टेंट एक है जो राजभाषा अधिनियम है, जिसको ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसी बोलते हैं, उससे एक सवाल आएगा। तो ये सारी चीज़ें जो मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ आपके सामने, जैसे अभी 12 टॉपिक आपको बता दिया, तो ये 12 टॉपिक भी आपके लॉगिन सेक्शन में अवेलेबल है। उनको अच्छे से रीड कर लीजिएगा, उनमें से सवाल ज़रूर आएंगे, एक एक सवाल 100%। अगला महत्वपूर्ण चीज़ है आपके शिकायत का निपटारा, कि जो कस्टमर सर्विस है, कस्टमर शिकायत करता है तो कितने दिन में निपटारा होना चाहिए। तो आप अपनी पॉलिसी के हिसाब से देखिएगा कि ब्रांच लेवल पर अगर कोई शिकायत मिलती है तो कितने दिन में निपटारा होनी चाहिए, रीजनल ऑफिस लेवल में शिकायत मिलती है तो कितने दिन में निपटारा होनी चाहिए, जोनल ऑफिस में मिलता है शिकायत तो कितने दिन में निपटारा होना चाहिए। तो ये आपके जो पॉलिसी हैं उनसे आप देख लीजिएगा, एक सवाल ज़रूर आएगा। और फिर अगला आता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जिसको कोपरा एक्ट बोलते हैं। कोपरा एक्ट से भी सवाल एक आ रहे हैं हर एग्ज़ाम में। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी अभी दिसंबर में उसमें अमेंडमेंट हुए हैं। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इसीलिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। छोटा सा वीडियो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का, 3 फोरम होते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। फिर अगला जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है आपके डिपॉजिट स्कीम्स। बैंक की जो डिपॉजिट स्कीम है उनमें आपको क्या देखना है, पूरा लंबा चौड़ा नहीं पढ़ना है, उसमें आपको ये पढ़ना है कि इसका मैक्सिमम कितना जमा करना है, मिनिमम कहाँ से स्टार्ट होते हैं, और उसका कोई स्पेशल फीचर अगर है जिसके बारे में सवाल वो पूछेंगे। तो इस तरह का चीज़ आपको करना है। और अगला है जो रिटेल स्कीम्स, जो आपके बैंक के जो स्कीम्स हैं रिटेल स्कीम्स, उनके बारे में सवाल पूछे जाएंगे। जैसे रिटेल स्कीम्स में कुछ चीज़ें ऐसे हैं जिनके बारे में सवाल पूछा ही जा रहा है, जैसे एजुकेशन लोन है, तो एजुकेशन लोन से एक सवाल ज़रूर आएगा। तो आपके यहाँ तो इतने सारे एजुकेशन लोन के स्कीम्स हैं जिसमें इंटरेस्ट सब्सिडी दी जाती है, तो उनके बारे में आपको पढ़ना होगा। और अगला जो चीज़ है वो हाउसिंग लोन। बहुत सारे साथी, जब मैं अभी ये सेशन ले रहा हूँ तो बहुत सारे साथी फ़ोन कर रहे हैं, तकरीबन 40-50 कॉल आ चुका है, मतलब वो कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। कहीं ना कहीं हम लोग को ऐसे चीज़ों को भी सीखना पड़ेगा, आजकल तो ऐसे माध्यम हैं। और ये कोई बात नहीं, आप लोग परेशान मत होइए, अगर नहीं देख पाए तो ये रिकॉर्डिंग करके मैं आपको दे दूँगा अभी। तो घबराइए नहीं, बिल्कुल घबराने का नहीं, मेरा पूरा साथ मिलेगा। और हाँ, अगला मैं बात कर रहा था हाउसिंग लोन, अगला मैं बात कर रहा था प्रधानमंत्री कुसुम योजना। प्रधानमंत्री कुसुम योजना से जुड़े हुए सवाल पूछ रहे हैं। तो आपकी बैंक में भी स्कीम है प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत, तो उसको आप रीड कर लीजिएगा, ठीक है संदीप जी। प्रधानमंत्री कुसुम योजना, यानी तो उसका जो स्कीम है वो आप मुझे दे दीजिएगा, तो मैं छोटा सा वीडियो बना के इस तरह से सेशन ला दूँगा, क्योंकि प्रधानमंत्री कुसुम योजना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगला आपका जो है वो JLG, जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप, जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप से सवाल पूछा जा रहा है। तो जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप से 2 ही सवाल पूछा जाता है, इसमें अधिकतम लोन कितना होता है और
पर ग्रुप और इंडिविजुअल में अधिकतम कितना होता है, ये सवाल पूछा जाता है। एसएचजी के बारे में सवाल पूछा जा रहा है, एसएचजी से 1 नंबर मिलेगा। किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में सवाल पूछा जा रहा है। किसान क्रेडिट कार्ड जैसे अभी पिछले एग्जाम्स में आ गया, किसान क्रेडिट कार्ड में हर लिमिट कितना बढ़ता है, तो हर साल 10% बढ़ता है। तो आपके में पूछा जाएगा कि क्रॉप लोन का जो पैमाना स्केल ऑफ फाइनेंस है वो कौन डिसाइड करता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल टेक्निकल कमेटी है। ठीक उसी तरह जो फसल बीमा है, फसल बीमा इंपॉर्टेंट है, फसल बीमा को आप रीड कर लीजिएगा, फसल बीमा से एक सवाल ज़रूर आएगा। और अगला महत्वपूर्ण है आपके जो इंश्योरेंस है, आपके बैंक के इंश्योरेंस 2 किस्म के होते हैं। एक होता है लाइफ इंश्योरेंस जैसे LIC वगैरह करते हैं, और एक होता है नॉन लाइफ जैसे जिसमें आइटम्स को, स्टॉक को इंश्योरेंस करते हैं, घर को इंश्योरेंस करते हैं, लाइफ और नॉन लाइफ। तो पंजाब नेशनल बैंक का लाइफ में और नॉन लाइफ में जिन जिन बैंकों के साथ टाई अप हुआ है उनको जो है आप ज़रूर देख लीजिएगा, उनका नाम ज़रूर देख लीजिएगा। तो ये बात आपको हो जाएगी इम्पोर्टेंट चीज़ें। और अगला जो चीज़ है, हाँ, जैसे PNB मेट लाइफ आपका मैक्स लाइफ के साथ टाई अप है, मेट सुरक्षा। तो ये सवाल इम्पोर्टेंट हैं, पूछे जा रहे हैं। इंग्लिश से जुड़े हुए कुछ, इंग्लिश में क्या होता है, इंग्लिश में आपके ग्रामर से जुड़े हुए सारे सवाल आते हैं, ग्रामर से जुड़े हुए इंग्लिश में। तो यस रेलीगेयर से है आपका। तो नॉन लाइफ और लाइफ ये दोनों चीज़ें आप देख लीजिएगा, कंपनी का नाम पूछेगा। और अगला जो है मैं बात कर रहा था कि जो स्टाफ वेलफेयर है, इंग्लिश की बात कर रहा था। इंग्लिश में आपको 6 to 7th लेवल तक जो आपके स्टैंडर्ड में ग्रामर हैं उन्हीं से ही सवाल पूछे जाएंगे। जैसे ज़्यादातर समानार्थी, विलोमार्थी ये सवाल पूछे जाएंगे। अगला जो है ग्रामर में मिस्टेक निकालना, किसी सेंटेंस में यहाँ गलत कौन सा है, किसी सेंटेंस को सही करने के लिए एरर ढूंढना, रीअरेंज करना, सेंटेंस को रीअरेंज करना, फिल इन द ब्लैंक्स है, एक अनसीन पैसेज दिया रहेगा उसको पढ़ के सवालों का उत्तर देना। तो ये चीज़ें रहेंगी और वो बेसिक लेवल के रहेंगे, मतलब 6 7 तक ही रहेंगे, 8 तक भी नहीं जाएगा। टेंसेस रहेंगे, है ना। फिर एक सेंटेंस दिया रहेगा, इस सेंटेंस का एक 1 फॉर्म कितना होगा ये। हाँ, इंग्लिश ग्रामर के लिए मैंने तैयार कर रहा हूँ, उसके लिए एक सेशन, एक दिन 1 घंटा सेशन लगा देंगे, और मैथ्स के लिए भी लगा देंगे। और आप मैथ्स जो इंग्लिश के लिए हैं, ज़्यादातर जो ग्रामर पोर्शन है, अगर ग्रामर पोर्शन आप देख लेते हैं तो हो जाएगा। बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने वहाँ पर दिया है, बहुत सारे एग्जाम्पल आपके लॉगिन सेक्शन में है, आप उसको एक बार देख लीजिएगा। तो लॉगिन सेक्शन में अगर देख लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से सवाल आते हैं या आएंगे। चलिए, ये कनेक्ट हो रहा है, अब बस हो जाएगा कनेक्ट। इतना लंबा लग गया कनेक्ट, देखिए एक व्यवधान आ जाता है तो कुदरत परीक्षा लेती है। कोई बात नहीं, हमें घबराना नहीं चाहिए। अभी बढ़िया चल रहा था सेशन, कोई बाधा आ गई, कोई बात नहीं, ऐसी बाधाएं आती हैं जब आप अच्छे रास्तों में जाते हैं तो ऐसी बाधाएं आती हैं, है ना। सुख भी बहुत हैं तो परेशानियां भी बहुत हैं, लाभ भी बहुत हैं तो हानियां भी बहुत हैं। क्या हुआ, प्रभु ने जो थोड़े गम दे दिए, लेकिन उसने जो हम पे किया वो मेहरबानियां भी बहुत हैं। हम तो सिर्फ मेहरबानियों को याद रखते हैं। हमें कोई तकलीफ़ देता है, कोई पीड़ा देता है, कोई बाधा आती है तो उसको बिल्कुल याद नहीं करते, उसको तो भूल ही जाते हैं, है ना। तो कोई बात नहीं, बाधाएं आती रहती हैं, हम लोग अपना काम करते रहते हैं। अब ये कनेक्ट हो जाता तो फटाफट हम लोग सेशन करेंगे, और ज़रूर कनेक्ट होगा जब हमने फाइनली। हाँ जी सर मैं संदीप जी बोलिए। सर आपने बताया सर एक सामान्य बचत खाते में सर प्रतिवर्ष 40 पन्ने का चेक जारी कर सकते हैं सर। वो पीएनबी में सर ऐसा कहीं कुछ है नहीं सर, अब सब जगह 50 चेक हो गया सर। 50 हो गया है? जी सर। मतलब सर्कुलर वगैरह में 50 हो गया कि खातों में देख लिए हैं? जी सर, सर्कुलर में है 50 चेक है सर। ठीक है, तो सभी साथी जरा एक बार देख लेंगे इस चीज़ को। एक बार जब इन संदीप जी ने डाउट बता दिया है तो मैं आग्रह करूंगा सभी से कि एक बार कंफर्म कर लीजिएगा अपने एंड से भी, अपने पॉलिसीज़ पे, और इन्होंने किया है तो इनकी बात पे भरोसा करके उसको सुधार लीजिए।
क्योंकि ये चीज़ें जो हैं मुझे कोई ऐसे आपका पॉलिसी है नहीं, मेरे जो रिकलेक्टेड क्वेश्चंस के आधार पर मैंने बनाया है। तो कोई त्रुटि हो सकती है, आपको आपका अपडेट तरीके से अपनी पॉलिसी देखना है और मुझसे आप सलाह मशवरा भी कर सकते हैं और सही चीज़ को रिकरेक्ट भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी। सर एक चीज और सर, आपने डिजिटल बैंकिंग सर यूट्यूब पे जो बनाया सर वो डिजिटल प्रोडक्ट के बारे में सर, उसमें सर यूपीआई से पेमेंट का सर मैक्सिमम पर डे सर 50,000 और पर पर्सन 25 है सर। हाँ, वो आपके बैंक का नहीं है, वो ना सेंट्रल बैंक का है। वो डिजिटल प्रोडक्ट्स जो है ना सभी बैंकों के अलग अलग होते हैं। अच्छा डिजिटल जो बैंकिंग प्रोडक्ट्स होते हैं हर बैंक के अलग अलग होते हैं, उसमें ट्रांजैक्शन लिमिट। तो इसलिए आप अपने बैंक के डिजिटल प्रोडक्ट के ट्रांजैक्शन लिमिट को नोट्स बना लीजिए। पहले यूपीआई लिखिए, यूपीआई में मैक्सिमम कितना होगा, है ना। फिर उसके बाद नेट बैंकिंग लिखिए, नेट बैंकिंग में मैक्सिमम कितना होगा। फिर ब्रांच से आईएमपीएस लिखिए, आईएमपीएस में कितना होगा। जो मेरा वो खांचा दिया हुआ है उसमें अपने बैंक का आप अपने हिसाब से कर लीजिए वैसे, है ना। सर एक छोटा सा जानकारी, पीपीएफ खाते में सर कितने के मल्टीपल में सर जमा कर सकते हैं सर मिनिमम? पीपीएफ खाते में क्या है कि मिनिमम कितना रुपए से खाता खोला जा सकता है? 100 रुपया। 100 रुपये से खोला जा सकता है। तो अब यहाँ पर मिनिमम, ये कई लोग कन्फ्यूजन होता है कि सवाल पूछता है कितने रुपए से अकाउंट ओपनिंग करना है, तो 100 रुपीज़ होगा। मिनिमम जमा करना है 500, तो मल्टीपल ऑफ 100 रुपीज़ जमा कर सकते हैं, मल्टीपल ऑफ 100 रुपीज़ में जमा कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि साल भर में उसकी लिमिटेशन है जमा करने के लिए। कितना जमा कर सकते हैं साल भर? 12 बार। 12 बार जमा कर सकते हैं। तो मल्टीपल आप सवाल पूछा जाए तो 100 रुपीज़ है सर लेकिन ये बैंक सर्कुलर में सर लिखा है पीएनबी का एक सारांश होता है सर, उस सारांश में लिखा सर 5 रुपए के मल्टीपल में जमा कर सकते हैं, 500 से 5 रुपए के मल्टीपल में जमा कर सकते हैं। बट पीपीएफ को मैंने साइट पे देखा। एग्जाम में अगर पूछेगा तो 100 रुपीज़ के मल्टीपल में टिक लगा देना, ठीक है। वहाँ बैंक स्पेशल नहीं होता है पीपीएफ में, है ना। ओके पीपीएफ क्योंकि पीपीएफ में जो जमा होता है वो तो हमारे पास रहता नहीं है, वो तो हम लोग तुरंत जमा होते ही गवर्नमेंट को दे देते हैं, गवर्नमेंट डिपॉजिट है वो, ठीक है। उसको सीधे उसमें कर लीजिएगा। और कोई सवाल हो तो पूछिए। नहीं सर, पीपीएफ में 5 रुपया करके ही है। 5 रुपये करके है ना आपके यहाँ, तो वो पॉलिसी जरा मुझे व्हाट्सएप में भेज दीजिएगा जरा, है ना। ओके सर, 5 रुपये वाला भेज देंगे, क्योंकि देखिए आपके प्रोडक्ट जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट हैं उसमें पीपीएफ का, और जो हमने जो पढ़ाया वो हमने आरबीआई के गाइडलाइन के हिसाब से पढ़ाया है ना। तो जो गवर्नमेंट डिपॉजिट स्कीम्स होते हैं उसमें बैंक स्पेसिफिक सवाल नहीं पूछता है, और पिछले 3 सालों में ये सवाल नहीं पूछा गया कि कितने रुपए के मल्टीपल में खोला जाएगा। सिर्फ पीपीएफ में 4 सवाल पूछा गया। पहला, मिनिमम साल भर में कितना जमा करना है, कितना जमा करना है मिनिमम साल भर में? 500 रुपये। 500 रुपये। मैक्सिमम कितना जमा करना है? 1,50,000। 1,50,000। मिनिमम खाता खोलने के लिए कितना? 100 रुपये। 100 रुपये। और कई दफ़ा रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में पूछ देता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। अगला एक सवाल पूछता है लोन फैसिलिटी कितने साल बाद अवेलेबल होगा। ये 4 सवाल के अलावा जो है हम मतलब और सारे सवाल नहीं आए। तो मेरा जो एग्ज़ाम से ओरिएंटेड जो फोकस रहता है, कम समय में बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, तो हम एग्ज़ाम पास होने तक इस तरह से पढ़ाते हैं। फिर एग्ज़ाम पास होने के बाद फिर हम और डिस्कशन कर लेंगे, डिटेल पीपीएफ कैसे करना है और सारी चीज़ें कर लेंगे। तो वो सर लोन फैसिलिटी कैसे बाद मिलती है सर? लोन फैसिलिटी जो है वो 3 साल बाद मिलती है ना। कैसे साल से पहले? ये सर ये पार्शियल विड्रॉल सर। और वो जो 6 साल से पहले जो होता है ना, उसके पहले रिकवर हो जाने चाहिए वो। कारण क्या है कि जैसे 5 साल ख़त्म होता है, 6वां स्टार्ट होता है, तो उसमें पार्शियल विड्रॉल अलाउड हो जाता है। तो पार्शियल विड्रॉल अलाउड होने से पहले उसकी रिकवरी हो जानी चाहिए। और सर हमारे बैंक के सर्कुलर में सर दिया है कि 5 साल के बाद आप पार्शियल विड्रॉ कर सकते हैं। 5 साल के बाद 6वां साल जैसे लगता है पार्शियल विड्रॉ अलाउड है। वो आप समझने में, जैसे जैसे ही 5 साल क्लोज होता है उसके बाद 6वां स्टार्ट होता है, तो 5 साल के बाद 6वां साल हो गया तो पार्शियल विड्रॉल अलाउड है। सही बोल रहा है ना। जी सर, थैंक यू। और जो रिकवरी है वो 5 साल के अंदर हो जानी चाहिए उसका, 6वां साल लगने से पहले, है कि नहीं। ठीक है, बिना स्क्रीन के हम बात करते हैं।
अभी क्योंकि यहाँ पर कनेक्ट नहीं हो पा रहा है कुछ कारण से अभी, तो उसको मैं छोटा सा वीडियो बना लूँगा आपके लिए अलग से, या उसको पीडीएफ सेक्शन में डाल दूँगा। अगला सवाल जो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि अभी कहाँ तक पहुँचे थे, कौन सा सवाल चर्चा किए थे हम लोग? बचत खाता खोलने के लिए फीस वाला हो गया था। चलिए, हम चर्चा किए थे एजुकेशन, जो मैक्सिमम रेमिटेंस के लिए चर्चा किए थे कि मैक्सिमम रेमिटेंस जो है स्टूडेंट को स्टडी पर्पस के लिए एकेडमिक सेशन के लिए कितना होना चाहिए, वो 2,50,000 US डॉलर है। जब भी विदेश में जाने के लिए जो है, अगर स्टडी के लिए या किसी भी पर्पस के लिए एक भारतीय नागरिक जो है 2,50,000 रुपये US डॉलर ले जा सकता है। लेकिन यहाँ पर सवाल अगर ऐसे पूछा जाए कि उससे ज़्यादा भी ले सकता है अगर एस्टीमेट मिला है किसी यूनिवर्सिटी के लिए। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है, कस्टमर की व्याख्या कहाँ की गई है? वेयर कस्टमर इज़ डिफाइंड, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट में, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में, फेमा एक्ट में, या इनमें से कोई नहीं। आप लोग चैट बॉक्स का इस्तेमाल करके ABCD कर सकते हैं कि कस्टमर की व्याख्या कहाँ की गई है। कस्टमर की व्याख्या कहाँ की गई है? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में, फेमा एक्ट में, या इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, बैंकिंग जो में कस्टमर की जो परिभाषा होती है, इसकी व्याख्या कहीं भी नहीं की गई है। KYC में इसकी व्याख्या की गई है, KYC नाम में इसकी व्याख्या की गई है। तो इस सवाल में अगर देखा जाए, इसका सही उत्तर होगा नन इस सवाल में, क्योंकि KYC का जिक्र नहीं है। तो कस्टमर की व्याख्या कहीं नहीं की गई है, ना ही बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में, ना ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, ना ही नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में, ना ही फेमा में। इसकी व्याख्या की गई है KYC में। तो यहाँ पर अगर ऐसा सवाल पूछा जाए तो आप सीधे नन में लगा दीजिएगा। चलिए, अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आप देखिए कि निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति हैं जो कॉरपोरेट फैसिलिटी जो है अवेल करेंगे? कॉरपोरेट फैसिलिटी जो है, कॉरपोरेट फैसिलिटी जिनको मिलता है, कॉरपोरेट फैसिलिटी, हु आउट ऑफ फॉलोइंग कैन नॉट अवेल कॉरपोरेट फैसिलिटी। कॉरपोरेट फैसिलिटी का मतलब क्या होता है? जैसे कंपनी हो गए, है ना। तो इनमें से जो उदाहरण ऑब्जेक्टिव दिया है उसको मैं पढ़ रहा हूँ कि हु आउट ऑफ फॉलोइंग कैन नॉट अवेल कॉरपोरेट फैसिलिटी, कंपनी, HUF, ट्रस्ट, सोसाइटी, इंडिविजुअल। तो कौन होगा इसका आंसर? कॉरपोरेट फैसिलिटी कौन अवेल नहीं कर सकता है? इंडिविजुअल। तो इसी स्टैंडर्ड के सवाल आएंगे, इसका सही उत्तर होगा इंडिविजुअल। चलिए, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, व्हाट इज़ द मेनू ऑप्शन फॉर क्रिएशन ऑफ कस्टमर ID। जो अभी बैंक में कोई ग्राहक आता है तो उसका कस्टमर ID जो है क्रिएट करते हैं, उसके लिए मेनू ऑप्शन क्या है? CUMMN, CUSTID, TM, OCC, CUMM। जी हाँ, इसका जो कस्टमर ID क्रिएट होता है आपके यहाँ क्या होता है? वित्थल जी, बहुत बढ़िया। ये होता है CUMM होता है आपका कस्टमर ID के लिए जो मेनू ऑप्शन है, CUMM। चलिए, अब अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। ये जो मैं चीज़ पढ़ रहा हूँ थोड़ी देर बाद आपके लॉगिन सेक्शन में PDF में अपलोड कर दूंगा, आप देख लेंगे। हाउ मेनी अकाउंट्स ऑफ ए कस्टमर कैन बी ओपनड विद ए सिंगल कस्टमर ID। एक कस्टमर ID में कितने अकाउंट खोले जा सकते हैं? 50, मैक्सिमम 100, मैक्सिमम 10, नो लिमिट। कितने अकाउंट खोले जा सकते हैं एक कस्टमर ID में? नो लिमिट, यस, नो लिमिट है, कितने भी अकाउंट खोलें। और एक कस्टमर ID जो है वो एक ही होता है, कस्टमर जिसको CIF भी बोलते हैं, है ना। तो आपके यहाँ जो मेनू है CUMM है, और यहाँ पर जो है इसकी नो लिमिट है, कितने भी खाते खोले जा सकते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम अमाउंट परमिसिबल फॉर लोन अंडर अर्निएस्ट मनी डिपॉजिट स्कीम। मैक्सिमम लोन जो है अर्निएस्ट मनी डिपॉजिट स्कीम में कितना है? ₹10 लाख, 25 लाख, 15 लाख, 5 लाख। बताइए, जो मैक्सिमम लोन अवेलेबल है अर्निएस्ट मनी डिपॉजिट स्कीम्स जो हैं उनमें मैक्सिमम लोन कितना मिलेगा? 10 लाख मिलेगा, 25 लाख मिलेगा, 15 लाख मिलेगा, कि 5 लाख मिलेगा? तो यहाँ पर अर्निएस्ट मनी डिपॉजिट स्कीम्स में जो मैक्सिमम अमाउंट परमिसिबल है वो है ₹15 लाख। 15 लाख रुपीस है।
अगला सवाल आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है, स्मॉल खाते में जो स्मॉल सेविंग बैंक डिपॉजिट जो अकाउंट्स होते हैं, एक महीने में अधिकतम कितने राशि निकाले जा सकते हैं? 1,000, 5,000, 10,000, 40,000, 1,000, 5,000, 10,000, 40,000। स्मॉल सेविंग जो खाते हैं उसको तो अच्छे से देख लीजिएगा, एक सवाल तो पक्का है कि एक सवाल इनमें से आएगा, चाहे वो किसी से जुड़ा हो, अधिकतम जमा पूछ दे, अधिकतम बैलेंस पूछ दे, लेकिन एक सवाल ज़रूर आएगा। तो यहाँ पर जो स्मॉल खाते में जो एक महीने में अधिकतम कितना राशि निकाली जा सकती है, इसका सही उत्तर है 10,000 निकाली जा सकती है, इसका सही उत्तर है। चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, आपके बैंक के एक एफडी स्कीम में सुगम एफडी कम से कम कितने राशि की बनाई जाती है? सुगम एफडी जो है कम से कम कितनी राशि की बनाई जाती है? 1,000 रुपये, 2,000 रुपये, 5,000 रुपये, 10,000 रुपये। तो ये बैंक स्पेसिफिक योजनाएं हैं। छोटा छोटा नोट्स डायरी में बना लीजिए योजनाओं को देखते हुए, और न जाने उसमें क्या पूछ लेगा, तो इसीलिए ज़्यादा बड़ा बड़ा नहीं, मैक्सिमम अमाउंट, मिनिमम अमाउंट स्कीम्स में, और उसका कोई स्पेशल फीचर है तो सुगम एफडी मिनिमम जो है 10,000 में जो है उसमें ओपन किया जाता है, इसमें 10,000 में। गंगाधर जी महाराज की जय हो। ऑडियो बंद कर दीजिए, बढ़िया है ना, यस। चलिए अब अगला सवाल आपके स्क्रीन पर तो नहीं है, लेकिन जब ऑडियो में ही सुन लीजिए। आधार कार्ड में कितने डिजिट होते हैं? ये सवाल तो जब पिछले बैंकों में आ रहा है तो आपके यहाँ भी आएगा। आधार कार्ड में कितने हैं? 12 डिजिट होते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, आईएफएससी में कितने डिजिट होते हैं? आईएफएससी कोड में कितने डिजिट होते हैं? आईएफएससी कोड में इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड जो होते हैं उनमें 11 डिजिट होते हैं। आईएफएससी कोड जो आरटीजीएस, एनईएफटी, फंड ट्रांसफ़र के लिए काम आते हैं, तो आईएफएससी में 11 डिजिट होते हैं। चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके बैंक स्पेसिफिक है। जो स्टूडेंट अकाउंट है वो कितने रुपए से ओपन होता है? स्टूडेंट अकाउंट है वो कितने रुपए से ओपन होता है? 100 रुपीज़, 500 रुपीज़, 1,000 रुपीज़, या नील, या जीरो रुपीज़। तो जो स्टूडेंट खाते हैं वो बिल्कुल सही वित्थल जी, स्टूडेंट खाते जो हैं वो 0 रुपीज़ में खोले जाते हैं। चलिए अगला सवाल आप के सामने इस प्रकार है, पंजाब नेशनल बैंक में सक्षम खाता कम से कम कितने रुपए से खुलता है? देखिए सर, जो यूटीआर नंबर होता है वो कितने डिजिट का होता है? ऐसा सवाल तो ये तो गिनना पड़ेगा, ये तो हमें भी नहीं पता है। क्या सवाल बनाया है मेरे दोस्त। यूटीआर जो है कितने नंबर में, ये देखो हमारे साथी लोग गिन गिन के बता रहे हैं, और हम ज़रूर चर्चा करेंगे, किसी एग्ज़ाम में आएगा तो। ये अभी तक तो ऐसा यूटीआर नंबर का अभी पिछले 2 सालों से तो नहीं आया है। यूटीआर नंबर जो है कितने डिजिट का होता है, गिन के रख लीजिएगा। जब साथी के मन में आ ही गया तो क्या पता है एग्ज़ामिनर के मन में भी आ जाए, है ना, क्योंकि उनके मन में आ जाए तो आप लोग जान लीजिएगा यूटीआर नंबर में, है ना। तो पीएनबी सक्षम बैंक खाता जो है कम से कम कितने रुपए में खुलता है? 2,500 रुपये, 5,000, 25,000, 10 लाख। आपके यहाँ तो एक है कि इतने सारे स्कीम्स हैं, सक्षम, प्रतिभा, पता नहीं सगुन, है ना, इतने सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर सवाल पूछा गया पीएनबी सक्षम खाता, और इसका जो सही उत्तर है ये 25,000 इसका सही उत्तर है। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि जो साधारण बचत खाता खोलने के लिए न्यूनतम राशि कितनी है? पंजाब नेशनल बैंक में साधारण बचत खाता खोलने के लिए मिनिमम राशि जो है वो कितनी है? 1,000, 100 रुपीज़, 500 रुपीज़, या नील। तो साधारण खाता खोलने के लिए, यस, हाँ, ग्रामीण एरिया के लिए सवाल है, ये ग्रामीण एरिया के लिए ही सवाल है। सही है संदीप जी, ये ग्रामीण एरिया के लिए है, इसका सही उत्तर है 500। तो ये एरिया वाइज है, मतलब ये आप ग्रामीण एरिया में कितना है और अर्बन एरिया में कितना है, ये आप अपना चार्ट बना के तैयार कर लीजिएगा। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, भारत सरकार ने
किस वर्ष से पहले की जो करेंसी है उसको वापस बुला लिए हैं, मतलब उसको बदलने के निर्देश दे दिए गए हैं। उसका पूछा गया है कि भारत सरकार ने किस वर्ष से पहले के जितने भी नोट जारी किए गए हैं उनकी करेंसी जो है बदलने के निर्देश दिए गए हैं या उसको वापस बुला लिए हैं। 2005, 2004, 2006, 2007। तो इसका सही उत्तर है 2005। 2005 से पहले के नोट जो है वो वापस बुला लिए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जिसके पास है नहीं चलेंगे, उसको इशूबल नहीं करना है, उसको रिजर्व बैंक में जमा करना है। चलिए, आपके लिए एक सवाल है। आपकी जो शहरी शाखा है उसमें छोटे लाकर का किराया कितना है? जो आपकी जो शहरी जो शाखा है उसमें छोटे लाकर का जो किराया कितना है? 1000, 1500, 800, 2000। तो छोटे लाकर का किराया जो है, अच्छा 1570, ये तो बड़े लाकर का है 1800। छोटा लाकर ये तो 1000 होना चाहिए मेरे ख्याल से। एक बार कंफर्म कर लीजिएगा विट्ठल जी, तो कंफर्म और देख लीजिएगा एक बार। मुझे लग रहा है ये 1000 है। यहाँ भी ऑप्शन नहीं, इसका आंसर नहीं क्लिक है मेरे स्क्रीन पर भी। तो इसको आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दीजिएगा कि छोटे लाकर का किराया कितना है। 1000 प्लस सर्विस चार्ज होना चाहिए। यहाँ पर 1000 दिख रहा है। चलिए, अब अगला सवाल आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। आपके यहाँ एक फैसिलिटी है जो चेक स्टॉप कर सकते हैं, जिसमें तो किस नंबर पर वो एसएमएस करना होता है? अगर कोई ग्राहक चाहे कि अपना जो चेक है उसको स्टॉप पेमेंट कर सकता है, तो कौन से नंबर पे वो एसएमएस करेगा जिससे उसके द्वारा जारी किए गए चेक स्टॉप होगा? आपके ऑप्शन हैं 570604, 560704, 540706 या 504070। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर है 560740। यस राखी जी, बढ़िया है। तो यहाँ पर ये ऐसी चीज़ें जो हैं आपको पूछे जाएंगे। और अगला सवाल आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। जो रक्षक स्कीम है उसमें 5 लाख का दुर्घटना बीमा कौन से कर्मचारी के नीचे को उपलब्ध होता है? 5 लाख का दुर्घटना बीमा जो है रक्षक स्कीम में किस रैंक के नीचे के अधिकारियों को ये उपलब्ध है? ये कवरेज जो है 5 लाख का, ये सवाल पूछा गया है। कर्मचारी वर्ग, सिपाही वर्ग, ब्रिगेडियर या सभी? तो यहाँ पर या इनमें से कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं है। तो यहाँ पर रक्षक स्कीम में जो 5 लाख का दुर्घटना बीमा ब्रिगेडियर से नीचे के अधिकारियों को उपलब्ध है। इसका सही उत्तर है ब्रिगेडियर से नीचे को, ब्रिगेडियर से नीचे के जो अधिकारी हैं उनको 5 लाख का दुर्घटना बीमा जो है उपलब्ध है। चलिए, अगला सवाल आपके सामने ये है कि जो आरटीजीएस भेजने के लिए हैं, आरटीजीएस भेजने के लिए सीबीएस में कौन सा मेनू ऑप्शन है आपके यहाँ? तो आरटीजीएस भेजने के लिए सीबीएस में कौन सा मेनू है? एचआरटीजीएस, एनआरटीजीएस, एफपीएमएनटी या NO06। तो आरटीजीएस भेजने के लिए मेनू क्या है? आरटीजीएस भेजने के लिए यहाँ भी आंसर क्लिक नहीं है, यहाँ है ना। आरटीजीएस भेजने के लिए सब लोग तो HPORDM लिख रहे हैं, है ना। और ये ठीक है, इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर तो FPMNT दिया है, FPMNT दिया है मीनू में। यहाँ पर आप लोग कल बैंक जाएंगे तो एक बार मीनू में जाके खोल के देख लीजिएगा वो मीनू का ऑप्शन कौन सा है ना। और मीनू का ऑप्शन देख लीजिएगा और इसको कंफर्म कर लीजिएगा, क्योंकि ये अगर बदलाव भी हुआ है, जैसे प्रशांत जी बोल रहे हैं कि ये HPORDM है, तो ये अगर चेंज हुआ है तो ज़रूर ऐसे सवाल आएंगे। तो इनका सही उत्तर आपके पास हो, इसलिए आप यस, तो इसका सही उत्तर आपके पास होना चाहिए। तो ये आप देख लीजिएगा, HPODRM बता रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अगला सवाल है MMID में कितने डिजिट होते हैं? MMID में कितने डिजिट होते हैं, ये सवाल पूछा गया।
और MMID में आप कितने डिजिट के लिए ऑप्शन दिया है? 16, 12, 9, 7। तो यहाँ पर MMID जो हैं वो 7 डिजिट के होते हैं, 7 डिजिट के होते हैं। अगला सवाल ये पूछा गया है कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में जो इंश्योरेंस प्रीमियम ली जाती है उसमें इंश्योरेंस कंपनी का प्रीमियम कितना है? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में जो इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम जाती है उसका ब्रेकअप पूछा गया, उसका ब्रेकअप कितना है? तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में जो कंपनी को, इंश्योरेंस कंपनी को जाती है वो 289 रुपये जाती है। बहुत बढ़िया, 289 रुपये जाती है। और एक सवाल है, फिर उसके बाद हम लोग आज का सेशन जो है हम लोग यहीं समाप्त करेंगे। सवाल ये है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में निम्नलिखित में से कौन से रिस्क जो है कवर नहीं होते? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में निम्नलिखित में से कौन सा जो रिस्क है वो कवर नहीं होता? पहला प्री हार्वेस्टिंग लॉस, दूसरा पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉस, तीसरा क्रॉप लॉस, चौथा लोकल कैलेमिटी और पांचवा वार एंड न्यूक्लियर रिस्क। तो इसमें कौन सा रिस्क जो है कवर नहीं होता? सवाल ये पूछा गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कौन सा रिस्क कवर नहीं होता है? तो पहला दिया है प्री हार्वेस्टिंग लॉस, तो ये कवर होता है। दूसरा पोस्ट हार्वेस्टिंग, ये कवर होता है। तीसरा क्रॉप लॉस कवर होता है। चौथा लोकल कैलेमिटी, ये भी कवर होता है। पांचवा दिया वार एंड न्यूक्लियर रिस्क, तो ये कवर नहीं होता। मतलब युद्ध छिड़ गया, युद्ध के दौरान नुकसान हो गया तो कवर नहीं होगा। पवन जी माइक्रोफोन ऑफ कर दीजिए। और न्यूक्लियर एक्शन हुआ तो भी ये कवर नहीं होगा। तो ये थे आज के लिए सवाल। और अगर एक सवाल और जाते जाते मैं बता दूं कि अगर पर्सनल एक्सीडेंट जो इंश्योरेंस कवरेज स्कीम होता है उसमें अगर परमानेंट डिसेबिलिटी हो गई तो मैक्सिमम इंश्योरेंस कवरेज कितना है आपके यहाँ? पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम्स में ये ज़रा सवाल देख लीजिएगा इसको। पर्सनल अगर परमानेंट डिसेबिलिटी होता है तो उसका कवरेज कितना है? पैस स्कीम है आपके। यस, इसका सही उत्तर है 2 लाख रुपए। इसका सही उत्तर है 2 लाख। चलिए आज के सेशंस के लिए इतना ही, फिर हम लोग लगातार जो है और करते रहेंगे। जैसे एक सवाल और भी इम्पोर्टेंट है आपके, ओडी फैसिलिटी इन प्रधानमंत्री जन धन योजना, मैक्सिमम ओडी कितना मिलता है? मैक्सिमम ओडी प्रधानमंत्री जन धन योजना में 10,000। अगर यही सवाल जो है वो पूछेगा कि मैक्सिमम जो हसल फ्री ओडी देना है तो कितना है? हसल फ्री मतलब मांगा तो भी दे दे तो वो 2,000 है। तो चलिए आज के 1 घंटे का सेशन था, इसमें हम लोग सरल तरीके से बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए कोशिश किए हैं। और इसी तरह अगर आप 28 तारीख तक सीखते रहेंगे और रुकना नहीं है, रुकना मना है। अभी आपके पास इतना सारा मटेरियल है, वेल ऑर्गेनाइज मटेरियल है, सारी चीज़ें हैं, फिर भी मैं आप लोगों को व्हाट्सएप के माध्यम से प्रोवाइड करते रहता हूँ ताकि आप लोगों की आदत बनी रहे। आप लोग एकदम बहुत ही अंदर तक मत चले जाइए, अपने मन से सवाल क्रिएट मत करिएगा। इसीलिए जब भी कोई नया व्यक्ति जुड़ता है तो मैं उनको बोलता हूँ रिकॉल क्वेश्चन देखिए पुराने का। चूँकि पंजाब नेशनल बैंक के लिए हमारे पास रिकॉल क्वेश्चन नहीं है, जो रिकॉल क्वेश्चन है वो ऑफिसर कैटेगरी का या 0 to 1 का है। और सब स्टाफ टू क्लरिकल में जो रिकॉल क्वेश्चन जो है बहुत कम आते हैं। अगर 100 क्वेश्चन आते हैं तो 10 क्वेश्चन हमारे पास आते हैं, क्योंकि जो सब स्टाफ टू क्लरिकल में कम लोग जो है रिकॉल कर पाते हैं क्वेश्चन। आप लोग बहुत होनहार हैं, काफ़ी पढ़े लिखे लोग हैं। मुझे आशा है कि जब 28 फरवरी को एग्ज़ाम होगा तो हो सकता है 100% क्वेश्चन आप लोग रिकॉल के तौर पे दे दें। लेकिन इसके पहले जैसे अभी सेंट्रल बैंक का भी हुआ और भी ग्रामीण बैंक के हुआ, अदर बैंक के भी हुए हैं एग्ज़ाम, सब स्टाफ टू क्लरिकल कैटेगरी में जो होते हैं एग्ज़ाम, उनमें रिकॉल क्वेश्चन हमारे पास कम आते हैं। चलिए कोई नहीं, एक शानदार रात्रि